हेलो बच्चों, आई होप आपको मेरी आवाज़ प्रॉपरली सुनाई दे रही होगी। और मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ टेक्निकली कुछ आवाज़ में पीछे कुछ साउंड आ रहा है। आई होप कि सब कुछ ठीक ठाक है। ज़रा वॉइस घटा लीजिए। मेरी तरफ से सब कुछ ठीक ठाक है। पता नहीं क्यों ये साउंड बैकग्राउंड में आ रहा है। फ़ैन चल रहा था, मैंने फ़ैन भी बंद कर दिया है। एंड आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए जल्द से जल्द। और जी हाँ, हम स्टार्ट कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। एवरीथिंग गोज ओके। यस, अब मुझे लग रहा है सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है। नाउ यू ऑल कैन इनवाइट ऑल योर फ्रेंड्स। अपने सारे दोस्तों को बुला लीजिए और फटाफट सभी दोस्तों को बुलाकर और शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। मैं लाइव चैट्स में लगातार आप लोग के मैसेजेस देख रहा हूं। डू इनवाइट ऑल योर फ्रेंड्स। सभी लोग को फटाफट मैसेज डाल दीजिए क्लास से ज्वाइन होने के लिए। जल्द से जल्द बुला लीजिए। यस यस श्योरली। बनवर डू शेयर द सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स। अपने सारे ग्रुप्स में जरा इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि सारे बच्चे मुझे फटाफट ज्वाइन कर ले। एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, फिर हम लोग शुरू करते हैं अपना मोशन लेसन। जी हाँ, मोशन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। लाइव मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। आप लोग मुझसे अपने लाइव अपने सवाल पूछ सकते हैं। जो भी चीज आप पूछना चाहें, प्लीज डू शेयर द सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ बातें कर सकूं यहाँ पर और हम लोग मोशन लेसन को हम लोग डिस्कस कर सके। आज हम लोग का जो टॉपिक है जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होगा हमारा मोशन। सो गेट्स इट रेडी। ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को जल्दी से इनवाइट करिए फटाक से, फिर मोशन लेसन शुरू कर दिया जाए। जल्दी से मोशन लेसन शुरू करेंगे आज हम लोग। कम ऑन। ओके ओके ओके, आकांक्षा राव स्टार्ट सर। ओके बढ़िया, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत कर ही देते हैं। बच्चों सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि मोशन क्या होता है। देखो, आप लोगों को इस लेसन में मोशन के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग आ जाने वाली है। एक ही क्लास में आपको मैं बता दूं, आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स में आपके कवर करने वाला हूं, तो आपको बहुत कुछ आज जानने को मिलेगा। चलिए, जैसे बस थोड़ा सा इंक पिला दो अपने मार्कर को। और मेरा प्यारा सा मार्कर इंक पीकर हो गया है रेडी। और यस, आई होप नाउ एवरीथिंग गोज ओके। चलिए फिर शुरू किया जाए आज के सेशन को। आप लोगों ने देखा होगा, अपने घर पे भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप लोगों ने कभी कभी क्रिकेट खेला होगा तब भी आपने ऑब्जर्व किया होगा आपने। अच्छा चलिए, मैं यहाँ पर आपको एक टाइप ऑफ मोशन बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी होटल में गए, आप किसी होटल में गए, वहां पर आपने देखा कि कोई लिफ्ट काम कर रही थी। आप उसमें लिफ्ट में चढ़ने में बहुत मजा आता होगा, आई होप। मजा बहुत आता है जब वो लिफ्ट ऊपर को जाती है, जो ऊपर से नीचे को आती है। तो देखिए, एक बार ये लिफ्ट ऊपर को गई, एक बार ये लिफ्ट नीचे को आई। आपने इस प्रकार का मोशन आपने देखा होगा। फिर मैं अगर एक कैरम बोर्ड ले लूं, आपने कैरम बोर्ड भी खेला होगा, मुझे आशा तो है ही। यस, अब यहां पर आपने जब स्ट्राइकर से आप किसी गिट्टी को आप स्ट्राइक करते हो तो यहां पर किस प्रकार का मोशन होता है। ऑब्वियसली सर, यहां पर किसी भी डायरेक्शन में मोशन हो सकता है। मतलब अगर हम कहें तो ये प्लेन में मोशन होगा, प्लेन में मोशन होगा। और यदि सर अभी यहां पर एक और टाइप ऑफ मोशन के बारे में बात करें। यस, सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार आप देखेंगे वहां पर एक लाइव ऑप्शन क्लिक राइट साइड में दिखा रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपका वीडियो एकदम लेटेस्ट से कनेक्ट हो जाए। जहां से मैं पढ़ा रहा हूं वहां पर आप डायरेक्टली आ जाओ। तो देखिए, आपने देखा होगा लिफ्ट का ऊपर नीचे हो जाना। आप यहां पर देखेंगे किसी स्ट्राइकर के द्वारा जब आप किसी गिट्टी को आप मारते हो, आप कैरम बोर्ड खेलते समय जब आप किसी गिट्टी को मारते हो तो वो गिट्टी इधर उधर स्ट्राइक करती रहती है। आपने इसको भी देखा होगा। इसके अलावा आपने कभी बॉल को देखा होगा, बॉल को। तो आप देखते हो बॉल जो होती है, बॉल, क्रिकेट की बॉल, ये बॉल क्या होती है, उछलती भी है, लेफ्ट राइट दाएं बाएं भी जाती है ना, और ये घूमती हुई भी जाती है। यस, तो कई टाइप ऑफ मोशन आपने ऑब्जर्व किए होंगे, बिल्कुल आपने ऑब्जर्व किए होंगे। अब आइए हम आपको मोशन के कुछ टाइप्स बताते हैं। देखिए, मोशन आपके 3 डायमेंशन में हो सकते हैं। मोशन आपके 3 डायमेंशन में हो सकते हैं। कौन से सर? 1 डायमेंशन में कोई मोशन हो सकता है, 2 डायमेंशन में कोई मोशन हो सकता है, 3 डायमेंशन में कोई मोशन हो सकता है। समझ गए ना? 1 डायमेंशन इन द सेंस कोई चीज आगे हो रही है या कोई चीज पीछे हो रही है, या फॉर एग्जांपल कोई चीज ऊपर हो रही है, कोई चीज नीचे हो रही है। ओनली 1 डायमेंशन, केवल एक डायमेंशन में। और 2 डायमेंशन में क्या होगा, जब आपने देखा ऑब्जेक्ट कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, पूरे के पूरे कैरम बोर्ड पे किधर भी घूम सकता है वो।
ठीक है, तो ये आपका 2 डायमेंशन का मोशन हो गया। बॉल को आपने देखा, बॉल लेफ्ट राइट भी जा सकती है, ऊपर नीचे भी जा सकती है, तो ये आपका 3 डायमेंशनल मोशन हो गया। मतलब एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस के अलोंग ये मोशन कर सकती है। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि ये मोशन क्या होता है। अगर हमें मोशन डिफाइन करना हो तो व्हाट इज मोशन? चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में परिवर्तन, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट की तुलना में, विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या विद रिस्पेक्ट टू कोई रेफरेंस पॉइंट भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट along with time, along with time, along with time, माने समय तो आगे बढ़ रहा है, समय तो आगे बढ़ ही रहा है, पर उसी समय के परिवर्तन के साथ साथ किसी एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी बदल रहा है। आई होप एवरीथिंग गोज ओके, वीडियो प्रॉपरली रन कर रहा है। एनी इश्यूज? बेटा कोई इश्यूज आ रहा हो तो प्लीज जरा मुझे बताइएगा। कोई भी इश्यू आ रहा है क्या? नहीं, ऑल वेल, ठीक है, ओके ओके ओके। सर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे जा रहा है, सिर्फ लेफ्ट या राइट जा रहा है, तो वो 2 डायमेंशन है। सुनो बेटा, यदि कोई चीज ऊपर या नीचे जा रहा है या केवल लेफ्ट या राइट जा रहा है, केवल मोशन अलोंग अ सिंगल लाइन, दैट विल बी 1 डायमेंशनल। या तो वो लेफ्ट राइट ही जाए या तो वो ऊपर नीचे ही जाए, किसी एक दिशा में जाए। समझ गए? दोनों नहीं कि वो लेफ्ट राइट भी जा रहा है, ऊपर नीचे भी हो रहा है, आगे पीछे भी जा रहा है, ऐसे नहीं। समझ गए? केवल एक एक्सिस के अलाउंग काम करे, चाहे वो एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस हो, चाहे वो एक्सिस आपकी वाई एक्सिस हो, चाहे वो एक्सिस आपकी जेड एक्सिस हो। समझ में आ गया? आप अपने कमरे के कॉर्नर को देखो, आप अपने कमरे के जब आप कॉर्नर को ऑब्जर्व करोगे तो वहां पर आप देखोगे यहां पर ये दोनों एक्सिस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहां पर ये दोनों एक्सिस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहां पर ये दोनों एक्सिस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? सर आर देयर मोर देन 3 टाइप्स ऑफ मोशंस? देखो ये डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइप में, जैसे मैंने आपको बता दिया मोशन इन 1D, मैंने आपको बता दिया मोशन इन 2D, मोशन इन 3D, ये अब आपने देखा पहले, अभी यहां पर आपको इनके एग्जांपल्स के द्वारा आपको समझ में आया। ठीक है, बट अगर मैं अभी कहूं नहीं मैं मोशन को दूसरी तरीके से डिफाइन करना चाहता हूं, तो मोशन को और भी तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कि अभी हम यहां पर बात करें, क्या हमने आपसे बात कर लिया, हाँ देखिए, सबसे पहले हम यहां पर मोशन को डिफाइन करने के लिए अगर हम चाहें तो हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। उसके बाद फिर क्या है? रोटेशनल मोशन। कैसा है? रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। और इसके बाद वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। समझ गए बेटा? अब आप कहोगे सर आपके सिलेबस में, मतलब आपके सिलेबस में तो ये चीज ही नहीं गई है ना? आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप मोशन को जब आप टाइप्स में डिवाइड करोगे तो वहां पर केवल 2 टाइप्स आप बताओगे। कौन सा? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ रही है आपको मेरी बातें? सर आर देयर मोशन इन 4D एंड 5D ऑल्सो? देखो बेटा, अभी तक जो चीजें हम लोगों ने डिफाइन की है वो केवल 3D तक ही डिफाइन की है। समझ में आ रहा है? कोई चीज 3D ऑब्जेक्ट होता है, 4D और 5D अभी जो है कल्पना की चीजें हैं, ठीक है ना, इमेजिनेशन की चीजें। अभी इतनी चीजें, अभी 3 डायमेंशन पे ही किसी चीज को पढ़ा जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, तो मोशन को अगर आपने बात करना है, जी हाँ, ओके ओके, तो अगर आपको मोशन के बारे में बात करना है तो आप पाओगे क्या? मोशन ट्रांसलेटरी भी हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है, वाइब्रेशनल भी हो सकता है। अब ट्रांसलेटरी क्या होगा? जैसे किसी मोशन का कार, जैसे आपने मोशन कार का देख लिया, आपने कार का मोशन, मोशन का कार मैंने उल्टा बोल दिया, कार का मोशन। जैसे आपने कार का मोशन देख लिया, आपने ट्रेन का मोशन देख लिया, किसी भी चीज का आपने मोशन देखा जो नॉर्मली आगे जा रहा है, लेफ्ट हो रहा है, दाएं बाएं हो रहा है, इधर उधर जा रहा है, ठीक है ना। रोटेशनल मोशन, आपने लट्टू देखा होगा, लट्टू, यस, आपने लट्टू देखा होगा, तो अगर आप लट्टू को नचा देते हो, आपने अर्थ को रोटेट करते हुए देखा है ना। आपने अर्थ के रोटेशन के बारे में आप जानते हो नहीं जानते हो? अर्थ के रोटेशन की वजह से ही हमारे पास दिन और रात होती है, आई होप आपको पता हो।
ठीक। फिर वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन बेटा आपको ये चीज पढ़ाया गया है आपके मैटर इन आवर सराउंडिंग नाम के चैप्टर में। वहां पर आपको बताया गया था कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड रहते हैं क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है और थर्मल एनर्जी उनके अंदर कम होती है, और इसी वजह से उनके अंदर थर्मल एनर्जी कम तो होती है पर होती तो है, कम है मानता हूं पर होती तो है, और इसी वजह से वो पार्टिकल्स एक दूसरे से वाइब्रेट करते रहते हैं, एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं पर वो दूर जा नहीं पाते, और उस उन्हें दूर जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी हम उन्हें हीट करके प्रोवाइड कर देते हैं, और इसी वजह से जब इनकी ये वाइब्रेशनल एनर्जी और बढ़ जाती है तो यही वाइब्रेशनल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, ब्राउनियन मोशन में, और फिर आप देखते हो कि क्या होता है, ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने देखा वाइब्रेशनल मोशन, आपने देख लिया पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड में, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड में। समझ में आ गई बातें, पहले इतना बता दूं। यस सर, ये सबको बातें यहां तक क्लियर है 100%? ये बातें आप लोग को समझ में आ गई, क्लियर? यस सर, ऑलराइट ऑलराइट, ओके। प्रभा सेड सर प्लीज स्टार्ट, 30 मिनट्स आर ऑलरेडी एंडेड। इसको रिफ्रेश करने को बोलो, इसको रिफ्रेश करने को बोलो। एवरीथिंग क्लियर टिल हियर? यहां तक सारी बातें समझ में आ गई? यस सर, बढ़िया, चलो ओके। तो अब मैं यहां से आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए सर, मोशन तो हमने जान लिया, और मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि मोशन जो है ना वो रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब एक दूसरे की कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल, आप भी ट्रेन में बैठे हो, आपका फ्रेंड भी ट्रेन में बैठा हुआ है, दोनों लोग मूव कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए जो है मोशन में नहीं हो, बट अगर कोई बंदा प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो वो आप दोनों को देखेगा तो उसके रेफरेंस पॉइंट से आप दोनों मोशन में हो। समझ में आ गई आप मेरी बात? आप एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, ट्रेन के अंदर रहिएगा, ऐसे किसी बॉल को ऐसे उछालिएगा, आपने देखा ये मार्कर को मैंने यूं उछाला, ये आके वापस यहीं गिर गया, ठीक है ना। अब आप जब आप उसको आपने अपनी बॉल को ऐसे उछाला, तो बॉल को जब आप उछालोगे बेटा तो होगा क्या कि बॉल उछली और ट्रेन लेकर आपको आगे चली गई, तो बॉल उछल के आके आपकी नाक पे गिर जाएगी, आपके फेस पे गिर जाएगी। समझ में आ रहा है? तो आपको लगेगा आप लोग मोशन में नहीं हो, एक दूसरे के लिए कहोगे आप तो मोशन में नहीं हो, बट समझ रहे हो, बट वो बॉल हवा में चली गई, वो वहां पर जब तक हवा में थी तब तक आप आगे बढ़ गए। समझ में आ गई बात मेरी? यस सर। और तब वो बॉल उछल के आके आपके ऊपर गिर जाएगी। सर सॉलिड में जब वाइब्रेशनल मोशन होता है तो हमें पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि इनके अंदर जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो बहुत ही माइन्यूट होती है। हमने आपको बताया था इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है और थर्मल एनर्जी कम होती है, जबकि गैसेस के केस में ये जो एनर्जी इनके अंदर जो थर्मल एनर्जी है यही एनर्जी बढ़ जाती है। किसके केस में? गैसेस के केस में, और उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। ठीक है, तो गैसेस के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, थर्मल एनर्जी उनके अंदर ज्यादा होगी, इसलिए पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, उन पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आ जाएंगे। समझ गए? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा कहां गया भाई, कहां गया? ओके, नाउ लेट मी रब ऑल दीज थिंग्स। लेट्स टॉक अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज इस वीडियो में आपको हम सब कुछ रिवाइज कर देने वाले हैं, ठीक है, डोंट वरी, आपका सब कुछ यहां से आज रिवाइज हो जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए ओके, चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं, जरा पहले मोशन को डिफाइन कर लेते हैं। मोशन हमने डिफाइन कर दिया। मोशन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मोशन आर ऑफ टू टाइप्स, मोशन आर ऑफ टू टाइप्स, मोशन आर ऑफ टू टाइप्स। क्या? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बट इस यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को समझने के लिए सबसे पहले आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट होना चाहिए। अब आप जरा ध्यान से समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। प्लीज पे अटेंशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आइए देखते हैं डिस्टेंस क्या होगा बेटा। डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड। यस, व्हाट इज डिस्टेंस? लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं आप कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितना ज्यादा लेंथ फॉलो किया है, कितना ज्यादा पाथ लंबा फॉलो किया है, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। ऑलराइट, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। Come on, let me explain you बच्चे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई हाउस, ये मेरा हाउस है और ये मेरा वर्क प्लेस है जहां पर मैं जॉब करता हूं, ठीक है। दिस इज माई हाउस एंड दिस इज माई वर्क प्लेस। अब हाउस से मैं यहां पर इधर की तरफ आया, प्लीज पे अटेंशन, यहां पर मैं 6 किलोमीटर आगे की तरफ आया, ठीक है ना। यहां से मैं 6 किलोमीटर आगे की तरफ गया और यहां से मैं यहां से मैं 8 किलोमीटर में इधर को गया, 8 किलोमीटर में इधर को गया। नाउ ऑब्जर्व, अब आप ऑलराइट सर चल नहीं रहा है। इज देयर एनी इश्यू इन द वीडियो? आई होप एवरीथिंग इज ओके। वीडियो तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑलराइट, ओके। बाकी बच्चे जवाब दें, इज एवरीथिंग ओके? ऑलराइट, चलिए तो यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे, इधर 6 किलोमीटर हो गया आपका, इधर 8 किलोमीटर हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिस्टेंस, अगर हमसे पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना है, तो मैं डिस्टेंस के लिए क्या बताऊंगा? डिस्टेंस के लिए मैं करूंगा 6 किलोमीटर प्लस 8 किलोमीटर। तो व्हाट विल बी द टोटल आंसर? दैट विल बी दी 14 किलोमीटर। ऑलराइट, ओके, ठीक है। अच्छा, और अगर हम यहां से हाउस और वर्क प्लेस की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें, समझ रहे हैं आप? ठीक है, फ्लाइट जल्दी पहुंच जाती है किसी भी जगह पर, आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि यस, उनको जो है वो उनके ऊपर फ्रिक्शन का कोई असर नहीं होता। एयर का फ्रिक्शन होता है पर बहुत कम होता है। और जो चीज ट्रेन यहां से ऐसे होके घूमते हुए इधर से उधर रेलवे स्टेशन होते हुए तब ऐसे पहुंचती है और उसको फ्लाइट यूं आराम से कवर कर लेती है। समझ गए नहीं समझ गए? तो फ्लाइट जो होती है आराम से सीधा का सीधा डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? रोड से जाओगे बहुत लंबा पड़ जाता है, पर फ्लाइट से खट से आप उस जगह पे पहुंच जाते हो। तो अगर फ्लाइट से इधर आना होता तो कितना आसान हो जाता। तो यहां पर क्या होता, अगर हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो ये हाइपोटेनियस है, तो बेटा हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है? 6 किलोमीटर। तो चलो 6 ये यहां पर आपने 6 का स्क्वायर कर देना है प्लस यहां पर 8 का स्क्वायर कर देना है। कितना आ गया? 6 6 36, 8 8 64। ये आपके पास कितना आ गया? कौन बताएगा? व्हाट इज द वैल्यू फॉर h? वेरी गुड आजाद एंड प्रज्वल, वेरी गुड, बहुत सही। सो द वैल्यू फॉर h विल बी 10 किलोमीटर। Say yes or no? So hypotenuse will be 10 kilometers. So it makes me very clear that the displacement is the shortest distance. और यहां पर distance था आपका 14 किलोमीटर, but the displacement is now only, displacement आपके पास केवल कितना है? Displacement is आपका 10 किलोमीटर। That is the 10 किलोमीटर। I hope आपको मेरी बात समझ में आ गई है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पक्का ये बात समझ में आ गई? बढ़िया, बहुत अच्छे, गुड वर्क। यस, एक बार अपने बाकी दोस्तों को भी बुला लो जो भी सो रहे हैं। कहीं ऐसे भी फ्रेंड्स हैं आपके जो अभी तक सो रहे हैं, उनको भी जरा जल्दी से बुला लो। कह दो यहाँ पढ़ाई हो रही है, यहाँ पावड़ी हो रही है, जल्दी से बुला लो सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये चीजें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। अब यहां से आगे चलते हैं। एनी इश्यूज? ठीक है, मैं लगातार सर प्लेन डिस्प्लेसमेंट करती है, ट्रेन और बस डिस्टेंस कवर करती है। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि ट्रेन या बस को ट्रैक से होते हुए या रोड से होते हुए जाना पड़ता है और इसी वजह से उनकी जो दूरी होती है थोड़ा सा बढ़ जाती है। समझ गए? अभी मान लो इधर में किसी का खेत है, यहाँ पर किसी का खेत है, तो रोड ऐसे जाके ऐसे घूम के ऐसे आएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? गाँव में अक्सर आपको इस प्रकार की रोड आपको देखने को मिलती होगी। किसी का खेत है तो किसी की बगिया है तो कुछ है, तो वहां पर रोड जो है घुमाना पड़ता है। अभी आप सीधे अभी आपके पास एरोप्लेन है तो क्या बगिया के ऊपर से उड़ जाओ, क्या मतलब? नीचे है बगिया, रहन तो क्या दिक्कत है? समझ में आ रही बात आपको हमारी? ठीक है, क्लियर है? अच्छा, चलो बढ़िया। ओके, इसी प्रकार आप देखते हो कहीं पर जो यंग माउंटेन्स, हिमालयास के आसपास कहीं रेलवे ट्रैक बिछाना है, रोड बनाना है। आप जानते हो सर, पहाड़ है, पहाड़ के बीच में कहां हम रेलवे ट्रैक बनाएंगे, कैसे बिछाएंगे? तो वहां पर आना जाना दुर्गम होता है, तो वो एकदम पहाड़ के किनारे रेंगते हुए जाना पड़ेगा। और आपके पास एरोप्लेन है, सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट आपने कर लिया। समझ गए ना? तो कुछ आइडिया आपको लग गया होगा। सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड है एंड किलोमीटर पर आवर नहीं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की ही यूनिट,
ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों की ही यूनिट होती है मीटर। इन दोनों की ही यूनिट क्या होती है? मीटर। यूनिट होती है मीटर। जरा ध्यान से समझिएगा, अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें, अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें, हमेशा प्लीज लिसन, एसआई सिस्टम में हम हमेशा एम के एस सिस्टम लेकर चलते हैं। एम रिप्रेजेंट्स मीटर, के रिप्रेजेंट्स किलोग्राम और एस रिप्रेजेंट्स सेकेंड। आप, आई होप आपको समझ में आ गया। मीटर माने दूरी, किलोग्राम माने वजन, सेकेंड माने समय। क्लियर? ओके साहब। मीटर पर सेकेंड, ना 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 ना, मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड या वेलोसिटी, सुनिएगा, स्पीड या फिर वेलोसिटी, प्लीज पे अटेंशन। स्पीड या फिर वेलोसिटी, मैं आपको बताता हूं स्पीड क्या होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना? तो ऊपर डिस्टेंस, नीचे टाइम, तभी तो यूनिट बनेगी मीटर पर सेकेंड। क्लियर और नॉट? यस सर। सिमिलरली अगर हम बोले वेलोसिटी, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी विल बी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यस। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा? देखो यहां पर, तो अगेन डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यूनिट मैंने आपको मीटर ही बताई थी, ये भी होगी मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? क्लियर है? मीटर पर सेकेंड की यूनिट। ओके, 100% क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है? बढ़िया, समझ में आ रही बातें? ओके, वेल डन, बहुत अच्छे। चलो अब एक चीज हम यहां पर आपको बताएंगे। देखिए, डिस्टेंस कभी भी जीरो हो सकता है। इट कैन बी जीरो और इट कैन बी पॉजिटिव। ये जीरो हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है। मान लीजिए मेरा घर आपका घर से, मेरा घर आपके घर से जीरो डिस्टेंस पर है, क्योंकि ना आपका घर मूव कर रहा है ना मेरा घर मूव कर रहा है अपनी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, अगर एक दूसरे से रेफरेंस लिया जाए तो। हाँ, अगर आप मून पर हो और मून से देख रहे हो तब तो कहोगे आपका जो घर मूव कर रहा है, बट अदरवाइज आपका भी घर अर्थ पर है, मेरा भी घर अर्थ पर है, हम दोनों का घर एक दूसरे से मूव नहीं कर रहा है। तो डिस्टेंस कैन बी जीरो और डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव। डिस्टेंस जीरो भी हो सकती है, डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकती है, समझ गए? बट द डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। प्लीज पे अटेंशन, यहां पर ध्यान समझिएगा। यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? ध्यान समझिएगा, फिजिक्स में कभी भी कोई चीज नेगेटिव रहती है, इसका मतलब है कि उसकी डायरेक्शन अलग है, उसकी डायरेक्शन चेंज है। यहां पर डायरेक्शन का रोल होता है, इट हैज डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, जबकि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। आपसे मैंने पूछा आपका स्कूल यहां से कितनी दूरी पर है? सर 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर किधर? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, किधर? कुछ बताओगे ना, डायरेक्शन भी तो बताओगे ना। पापा ने आपसे कहा मैंने आपका फला स्कूल में एडमिशन कराया है, यहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, पर 5 किलोमीटर किधर जाना है पापा? घर के आगे जाना है कि पीछे जाना है कि लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है, किधर जाना है? तो पापा विल लेट यू द डायरेक्शन, है ना? पापा विल लेट यू नो द डायरेक्शन एज वेल, आपको दिशा भी बताएंगे। तो जब दिशा भी आ जाए तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और केवल दूरी हो तो मैग्नीट्यूड की बात की जाए, इट हैज मैग्नीट्यूड बट इट डू नॉट हैज डायरेक्शन। कौन सा? वो होगा डिस्टेंस। ऐसी क्वांटिटीज जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक, तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? जहां पर डायरेक्शन का रोल नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? जहां पर डायरेक्शन का रोल होता है। क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर है? चला, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। बेटा आप डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आप क्यों निकालेंगे? वो जो भी वैल्यू होगी वो तो यूनिटलेस क्वांटिटी आ जाएगी आपके पास। यूनिटलेस क्वांटिटी मतलब उसकी कोई यूनिट ही नहीं होगी। आपने ऊपर रखा डिस्टेंस मीटर, नीचे रखा डिस्प्लेसमेंट मीटर, दोनों की यूनिट मीटर से मीटर कट गई, तो इसके क्या करेंगे आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे चले। चलो फिलहाल अभी हम यहां पर बात करने वाले थे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में तो चलिए, आई होप कि आप लोगों ने ये सारी चीजें नोट कर ली होंगी और आपके पास ये सारी चीजें समझ में आ भी गई होंगी। ऑलराइट, अपने सारे दोस्तों को फटाफट इनवाइट कर लीजिए।
ठीक है। और हाँ, एक चीज और, हम जब भी YouTube पे क्लासेस लेते हैं तो आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाए, इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब बटन क्लिक करके रखिए, ताकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में चाहे आपके डालूं चाहे ना डालूं, आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी क्लास हैज बीन स्टार्टेड। क्लियर? ऑलराइट, ओके, चलिए मैं ये सब अब रब कर देता हूं। ओके, अब हम आते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। चलिए चलिए, अपने सारे फ्रेंड्स को फटाफट इनवाइट करिएगा, सारे फ्रेंड्स को जल्दी से जल्दी। ओके, ऑल राइट, ओके, ठीक है, बढ़िया। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं, और मैं अब आपको बताने जा रहा था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आइए देखते हैं इसमें क्या है बेटा, समझना। एक में समझिए। अब यहां पर यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? व्हेन इक्वल डिस्टेंसेस आर ट्रेवल्ड, व्हेन इक्वल डिस्टेंसेस आर ट्रेवल्ड in equal interval of time, when equal distances are traveled in equal interval of time, in equal interval of time। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप नेशनल हाईवे पे चल रहे हो, नेशनल हाईवे पूरा रास्ता क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, तो आपसे किसी ने पूछा यहां तक फैजाबाद तक कब तक पहुंच जाओगे, अभी आप लखनऊ में हो, तो यू विल से अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग आप बताओगे कि मेरी स्पीड अभी लगभग इतनी है, तो 1 घंटे में मैं इतना। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मेरी स्पीड जो है, फॉर एग्जाम्पल ए से बी तक की दूरी 100 किलोमीटर है, ए से बी तक की दूरी जो है 100 किलोमीटर है, और आप यहां पर बी पे पहुंचो, किसी ने आपसे पूछा ए तक कब पहुंच जाओगे, तो आपने कहा मेरी स्पीड जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, मेरी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, मैं जो है 5 घंटे में पहुंच जाऊंगा, 5 घंटे में 100 किलोमीटर आराम से पार हो जाएंगे। यस, आप आराम से बता सकते हो इस चीज को कब, जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? पर पता लगा आप जो है गांव से आ रहे हो, शहर गांव में जो है कुलिया से पार होते हुए आप आ रहे हो, कहीं पर सकरी रोड है, कहीं पर ट्रैफिक है, कहीं बाजार है, तो क्या वहां पर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर पाओगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में? समय तो रुकेगा नहीं, समय अपने ही पैमाने पर चलता रहेगा, हर एक टिक 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 सेकंड आगे बढ़ता रहेगा, पर आप उसी सेकंड में उतना डिस्टेंस कवर कर पा रहे हो जितना आप नेशनल हाईवे पे कर रहे थे, लगातार नहीं कर पा रहे हो ना। समझ में आ रहा है? जहां कहीं रोड खाली मिली आप तेज आए, फिर बाजार आ गई आप धीमे हो गए, कहीं रोड पतली हो गई आप और धीमे हो गए, समझ गए? कहीं ट्रैफिक आ गया आप रुक ही गए, समझ गए? कहीं पर रेलवे क्रॉसिंग बंद है आप और रुक गए। आप मेरी बात समझ रहे ना? तो जहां पर इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। जबकि यहां पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? व्हेन अब जहां एक इसमें से, ये दोनों इक्वल में से एक को अनइक्वल कर दो, व्हेन अनइक्वल डिस्टेंसेस आर ट्रेवल्ड, व्हेन अनइक्वल डिस्टेंसेस आर ट्रेवल्ड in equal interval of time, that is called non-uniform motion, that is called, yes, very good प्रभाष शर्मा, very good, बहुत अच्छे। तो आपने देखा when equal distances are traveled in equal interval of time, that is called uniform motion, when unequal distances are traveled in equal interval of time, that is called non-uniform motion। ये वाला यूनिफॉर्म, वो वाला नॉन यूनिफॉर्म। सो आई होप आपको मेरी यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? ये बात सबको क्लियरली समझ में आ गई है? 100%? ओके, क्लियरली समझ में आ गई है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलो अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करना चाहता हूं, सभी लोग दिमाग लगाएंगे, ठीक है? एक पर्सन ए पॉइंट से चलता है, ठीक है? 3 किलोमीटर वो आगे को जाता है, 3 किलोमीटर वो आगे को जाता है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, अपना दिमाग लगाकर आंसर दीजिएगा, ओके? और इसके बाद ये ऊपर को जाता है, ये जाता है ओके, ये 3 किलोमीटर फिर ऊपर को जाता है, और फिर ये 1 किलोमीटर इधर को जाता है,
ध्यान से देखिएगा, ये 1 किलोमीटर इधर को जाता है। अब आप मुझे ये बताइए, ये पॉइंट बी हो गया। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी? व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? आपको क्या पता करना है? आपको डिस्टेंस भी पता करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? कम ऑन, हरी अप, हरी अप। लेट मी सी, कौन ऐसा बच्चा जिसका आंसर सबसे पहले आता है? कम ऑन, लेट्स सी किस बच्चे को ये चीज समझ में आ गई है। फटाफट मुझे बताएंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है। जो सबसे पहले दोनों आंसर बताएगा ही विल बी कंसिडर्ड एज द करेक्ट। कम ऑन, आ रही है आप जल्दी से। एंजल ने कहा सर 7 किलोमीटर डिस्टेंस है। ओके, 7 किलोमीटर डिस्टेंस है, वेरी इजी। मैंने कहा था दोनों जो साथ में बताएगा ही विल बी कंसिडर्ड एज द विनर। दोनों डिस्टेंस भी बताएगा, डिस्प्लेसमेंट भी बताएगा। I want to see displacement. I'm waiting for the answer. Distance तो खूब आ रहा है। Distance तो एंजल ने बताया, बनुआ ने बताया, प्रज्वल ने बताया एंड उत्कर्ष ने बताया, यस। बट डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं बता रहा, व्हाई? वेरी गुड, यहां पर चेतना डिस्प्लेसमेंट, सॉरी रॉन्ग आंसर। सार्थक का आंसर यहां पर सही है। सार्थक यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी वेल डन बेटा, बिल्कुल सही सार्थक जी, आपका आंसर सही है, वेल डन। तो सार्थक का आंसर यहां पर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सार्थक, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छे, गुड। चलिए आइए हम यहां पर समझाते हैं कैसे होगा, प्लीज पे अटेंशन। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर अगर आप थोड़ा सा से ग्राफ आगे बढ़ा दीजिए और यहां से ऐसे एक लाइन, इमेजिनरी लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, इमेजिनरी लाइन। अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये भी तो 3 किलोमीटर होगा, हाँ या ना? दिमाग लगाकर बताओ। अगर ये ऊंचाई 3 किलोमीटर है तो ये वाली भी 3 किलोमीटर होगी, यस सर। और अगर ये 1 किलोमीटर है तो ये भी तो 1 ही किलोमीटर होगा, हाँ या ना? दिमाग लगाओ, बोलो यस और नो। क्लियरली समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यस सर। अब आप देखो, आप क्या करो, पॉइंट ए को आप पॉइंट बी से आप जोड़ दीजिए। आप पॉइंट ए को पॉइंट बी से आप जोड़ दीजिए, पॉइंट ए को पॉइंट बी से जोड़ दीजिए। अब आप देखेंगे, आप पाओगे यहां पर, देखिए यहां पर जब ये 3+1 टोटल कितना हो गया, ये 3+1 टोटल कितना हो गया, 4 किलोमीटर हो गया, ये 4 किलोमीटर हो गया, और ये कितना हो गया, ये 3 किलोमीटर हो गया। कम ऑन, अब तो आराम से पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, एकदम आराम से लग जाएगी। ये सर, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये आपने पढ़ रखा है। तो चलिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 25, h स्क्वायर बराबर 25। सो h इज इक्वल टू √25, तो √25 का आंसर कितना हो गया, 5 किलोमीटर। सो दिस आंसर विल बी 5 किलोमीटर। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? 100% क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? एनी इश्यूज? ओके, मैं देख रहा हूं। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग ओके। चलिए, क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? ओके, 100% क्लियर है। ओके, बढ़िया। तो आई होप आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना सीख चुके हैं, ठीक है, बढ़िया। ओके, चलो ठीक है। अब आप एक चीज और मुझे बताइए, आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां तक सीख लिया, आप एक चीज और मुझे बताइए। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन परफॉर्म्स अ सर्कुलर मोशन। यदि मान लीजिए कोई एक इंसान है, वो एक सर्कुलर गार्डन का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एक सर्कुलर गार्डन है। मैं आपको बस ये पूरा स्टेटमेंट ना बताकर आपको मुद्दे की बात में बताता हूं, सुनो। एक सर्कुलर गार्डन है जिसका रेडियस आपके पास 7 किलोमीटर है। कितना दिया गया, 7 किलोमीटर इस गार्डन का, सर्कुलर गार्डन का रेडियस है, ठीक है ना। मान लीजिए इसके चारों तरफ एक पर्सन जो है वो चक्कर काटता है। यदि ए 2.5 राउंड्स कंप्लीट करता है,
तो टेल मी व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द डिस्टेंस एक बॉडी है या एक बॉय है, बॉय ले लेते हैं, रामू ले लेते हैं, रोहन ले लेते हैं। रोहन जो है वो 2.5 चक्कर काटता है, 2.5 चक्कर काटता है इस ग्राउंड के। तो अब आप मुझे बताइए रोहन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, चलिए बताइए फटाफट दिमाग लगाओ और आंसर बताओ, चलो जल्दी से। रोहन जो है 2.5 किलोमीटर के चक्कर काट रहा है। एंजल का आंसर आ गया, ओके। बाकी बच्चे का है ओके, गुड वर्क। प्रज्वल का भी आंसर आ गया है, प्रभास शर्मा का भी आंसर आ गया है, बनुआ का भी आंसर आ गया है, गुड वर्क, बढ़िया। तो चलिए, तो सर यहां पर डिस्टेंस कैसे निकाला आपने? सर यहां पर आपने डिस्टेंस कैसे निकाला? डिस्टेंस बराबर, जल्दी से मुझे बताओ, डिस्टेंस बराबर क्या करेंगे हम? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकाल देंगे। क्यों बच्चों? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, जल्दी से मुझे बताओ बेटा। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दैट विल बी 2 पाई आर। क्या निकाल देंगे? 2 पाई आर। 2 आपने यहां पर लगाया, फिर आपने पाई निकालना है। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस भी आपके पास 7 किलोमीटर था। और कितने चक्कर काटे थे वो भी तो आपको लिखना होगा। 2.5 चक्कर काटे थे ना, तो 2.5 चक्कर काटे थे तो आपके पास 5/2 लिख देंगे हम, ठीक है ना। 7 से 7 आपने काट दिया, 2 से 2 आपने काट दिया। कितना आ रहा है? मुझे तो लगता है 110 आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 110 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गया। क्लियर है? अच्छा, पक्का 100%। अच्छा, मान लीजिए रोहन ने 2.5 चक्कर काटे, ये यहां से यहां गया, ये इसका एक चक्कर कंप्लीट हुआ, फिर ये इसका दूसरा चक्कर ये कंप्लीट हुआ, ठीक है, दूसरा चक्कर ये कंप्लीट हुआ, और ये दूसरे के बाद आधा ये यहां तक। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ये देखिए आधा। तो ये पॉइंट बी मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो। ये बता दो पॉइंट ए से बी तक की दूरी क्या है? इधर भी 7 है तो इधर भी 7 है। क्यों बेटा? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा? दैट विल बी 14 किलोमीटर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बच्चों, ऐसा ही क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देकर फंसा दिया जाता है। आप ये सब चीजें पढ़ चुके हो, आप जानते हो, बट फिर भी आप इसमें जो है फंस के गलत कर देते हो। क्लियर ये बात? ऑल ऑफ यू क्लियर? जितने बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़े हैं फटाफट जवाब दीजिए। क्या ये बातें आपको सबको समझ में आ गई हैं? 100% समझ में आ गई हैं? क्लियर है? हाँ जी, दैट विल बी द डायमीटर। वेरी गुड प्रज्वल जी सही कह रहे हैं आप, दैट विल बी द डायमीटर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप टैकल कर ले जाओगे, चाहे ये वाला आ जाए चाहे ये वाला आ जाए। अब देखो, वैल्यूज माइट डिफर, वैल्यूज बदल सकती हैं, बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा। समझ गए? वैल्यूज माइट डिफर बट द कॉन्सेप्ट विल बी सेम एज इट इज। 100% क्लियर है? चले आगे, चले फिर। बढ़िया, समझ में आ गई सबको ये बातें? गुड वर्क। चलिए, अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे और आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताने के बाद, उसके बेस पर आपको क्वेश्चन कराने के बाद, देखिए आप देखेंगे स्टेटमेंट में आपको जो वर्ड प्रॉब्लम्स दी जाएंगी वो स्टेटमेंट में यही सब दिया होगा और आपको करना यही है। मैंने जो मुद्दे की बात है वो सिखा दी विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आप सीधा मुद्दे की बात पे आप आ गए। समझ में आ गई बात? ऑल राइट। आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपके पास एक रफ कॉपी तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए जिसमें आप अपने पास से नोट्स बना सकें, ताकि एटलीस्ट क्लास खत्म होने के बाद आपके पास कुछ रहे। तो हाँ, आज हमने पढ़ाई की, ये थोड़े ना कि हमने पूरे केवल टाइम बर्बाद कर दिया, है ना? यस सर, ओके, बढ़िया। फिर अब हम यहां से बात करते हैं, हम एक कॉन्सेप्ट यहां से फिर एक और चीज उठाते हैं, एवरेज स्पीड। क्या हम उठाएंगे? एवरेज स्पीड। प्लीज पे अटेंशन, यहां पर हम एक नया कॉन्सेप्ट उठाने वाले हैं, एवरेज स्पीड। देखिएगा, हम यहां पर एवरेज स्पीड बोले चाहे एवरेज वेलोसिटी बोले, अगर एवरेज स्पीड बोलेंगे तो आप ऊपर बोल देना सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या बोल दोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और अगर हमने आपसे कहा नहीं व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, तो आप क्या कर देना, आप ऊपर जो डिस्टेंस है उसकी जगह पे क्या लिख दोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट बोल दोगे। समझ में आ गई बात? जहां पर डिस्टेंस वहां पर स्पीड, जहां पर डिस्प्लेसमेंट वहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो वो क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी। टोटल लिख दिया मैंने, सॉरी, टोटल टाइम। जी हाँ, टोटल
टोटल नहीं, टोटल टाइम। ओके, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, चलो आ जाओ। अब आप देखेंगे इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस करने को मिलेंगे बड़े मजेदार वाले। आ जाओ, चलो देखते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, टाइम की स्पेलिंग तो देखो प्रभाष शर्मा की, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलें आगे, गुड वर्क। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक बॉडी है, ए से लेकर ये बी तक कवर कर रही है ये डिस्टेंस। मान लीजिए आधी दूरी, यहां से यहां तक की दूरी मान लीजिए 50 किलोमीटर, पर उसकी स्पीड थी 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और उसके बाद अगले 50 किलोमीटर उसकी जो स्पीड थी वो थी 10 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपसे पूछता हूं भैया, आप मुझे बताओ कि टोटल डिस्टेंस, आप मुझे बताइए, चले एवरेज स्पीड आप बताइए, एवरेज स्पीड आप बताइए। समझ रहे ना, कहानी यही है। अब आपको बताना है एवरेज स्पीड। चलिए बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी। सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपसे कई बार बताया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर टोटल डिस्टेंस तो आपको यहां से बहुत आसानी से दिखाई दे जाएगा, क्यों बच्चों, टोटल डिस्टेंस तो आपको यहां पर साफ साफ दिख रहा होगा। सर 50 प्लस 50 टोटल कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपको साफ साफ यहां पर दिखाई दे रहा है। 50 प्लस 50 हो गया आपके पास टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई। बट अब यहां पर सर देखिए टाइम जो है ना वो हमें नहीं पता, तो अब हम क्या करें, सर ने आपको पढ़ाया है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पढ़ाया है ना, थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो कैन आई राइट टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड? बच्चों प्लीज रिप्लाई, कैन आई राइट टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड? यस सर, कैन आई राइट दिस? लिख सकता हूं मैं ये चीज? अच्छा, अगर मैंने ये लिख दिया तो यहां पर इसके लिए जरा T1 टाइम निकालो। टाइम बराबर T1 बराबर D1 अपॉन S1। तो यहां पर D1 डिस्टेंस कितनी थी, 50, डिस्टेंस कितना था 50, और आपके पास स्पीड कितनी थी, वो आपकी थी 25 किलोमीटर। यहां पर टाइम आपके पास मिल गया 2 आवर्स। कितना मिल गया, 2 आवर्स। क्लियर है। और वहां पर देखो टाइम बराबर फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां पर आप देखो कि क्या मिलेगा, टाइम T2 बराबर डिस्टेंस है आपके पास 50, और यहां पर मैं ऐसे लिख भी दे रहा हूं D2 अपॉन S2। भाई मुद्दे की बात वही है, होना वही है। तो यहां पर 50 बटे आपने 10 पुट कर दिया, सो यू विल गेट हियर 2, यू विल गेट हियर 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? T1 और T2 क्लियर है सबको? सभी लोग बताओ, T1 और T2 क्लियर है सबको? जल्दी से बताओ, T1 और T2 क्लियर है? यहां पर 5 आ गया, 5 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम आपके पास हो गया T1 प्लस T2, दैट मीन्स 100 बटे 5 और 2 7 किलोमीटर। बोलो ये बात समझ में आई? सॉरी 7 आवर्स नॉट किलोमीटर। समझ गए ना, ऊपर 100 किलोमीटर अपॉन 7। क्लियर है? चेतना 2.85 तो नहीं आएगा, नहीं बेटा, 2.85 तो नहीं आ सकता किसी हालत में। तो चलिए आप 100 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। 11 कैसे आ रहा है, 20 बटे 11 कुछ बच्चों का आ रहा है, नहीं। यहां देखो ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया। मैंने दोनों का टाइम निकाल लिया, और ले जाकर टाइम में पुट कर दिया, टोटल टाइम में यहां पर मैंने पुट कर दिया, 2 + 5 हो गया 7 आवर्स। 100% क्लियर है? तो ये आपकी एवरेज स्पीड हो गई। समझ में आ गई बात आपको? इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के सवाल आपको बिल्कुल जरूर मिल जाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, इसको अगर और आसान करना होता, अगर एग्जामिनर को इसको आसान करना होगा तो डायरेक्टली तुम्हें T1 और T2 बता देगा कि पहली बार में उसको इतना समय लगा, दूसरी बार में उसको इतना समय लगा, तो एवरेज स्पीड बता दो कितना होगा। समझ गए ना? ठीक है, ओके, ऑलराइट। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज डन। मुझे लगता है ये चीज आपको सबको समझ में आ गई है। क्लियर है ना? क्लियर है? 100% क्लियर है? तो एवरेज स्पीड का भी कॉन्सेप्ट आप लोग निपटा ले जाओगे, बन जाएगा। चलो, एवरेज स्पीड का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। वो हमारा है, क्या है, हमारे ग्राफ है। क्या है? ग्राफ है। चलिए,
तो ग्राफ पे हमें देखना है, पहले सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। हम सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा? डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या देखेंगे? डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, अगर आप लोग को सचमुच समझ में आ रहा है, आप सेशन से कुछ सीख रहे हो, तो अपने बाकी फ्रेंड्स को भी इनवाइट करिए और सभी बच्चों को पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करिए। चलिए, अभी हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में। सबसे पहले हमने यहां पर लगा दिया डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। आ जाओ, टाइम ग्राफ। चलो जरा ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है। और एक और मैं यहीं पर बता देता हूं, हम यहां पर बात करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की भी। यही आपके सिलेबस में 2 ग्राफ दिए गए हैं। समझ में आ गई बातें? समझ में आ गई? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। चलो, तो यहां पर भी मैंने 3 ग्राफ बना लेता हूं, यहां पे भी 3 ग्राफ और यहां पे भी 3 ग्राफ। इन तीनों ग्राफों को हम एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब यहां पर और ये यहां पर, ऑलराइट, ये यहां पर, ये यहां पर। अगर आप सुनो, अगर मैंने एक तरफ कहा कि हम इसमें वर्टिकल साइड में हम डिस्टेंस दिखा रहे हैं, हम वर्टिकल साइड में डिस्टेंस दिखा रहे हैं और हॉरिजॉन्टल साइड में हम टाइम दिखा रहे हैं। अगर आप कहो सर हम इसका उल्टा कर सकते हैं, करो, जो तुम्हें करना है करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्राफ में ध्यान ये रखना, जो मैं भी कुछ बातें बताऊंगा कि पता लगे टाइम को उल्टा ना करने लग जाना। ठीक है ना? इधर डिस्टेंस हो गया, इधर टाइम हो गया, इधर डिस्टेंस हो गया, इधर टाइम हो गया, ऐसे करना है। इधर डिस्टेंस हो गया, इधर डिस्टेंस हो गया और इधर टाइम हो गया। ठीक है, ऑलराइट। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम, और ये हो गया क्या आपका? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ये क्या हो गया आपका? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम। इधर भी है वेलोसिटी और इधर पे है टाइम। जरा ध्यान से देखिए, प्लीज पे अटेंशन। हाँ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर कभी भी ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, अगर ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, दैट मींस व्हाट? द डिस्टेंस इज नीदर डिक्रीजिंग और नीदर इंक्रीजिंग। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? डिस्टेंस ना बढ़ रही है ना घट रही है। तो यहां पर जो पहला ग्राफ है वो क्या दिखाएगा? पहला ग्राफ क्या दिखाएगा? इफ द ग्राफ इज जस्ट पैरेलल टू द लाइन which is representing the time axis, तो इसका मतलब क्या है? that the object is at, very good, बहुत सही, प्रभा ने बिल्कुल सही बताया, that the object is at rest। क्योंकि ना दूरी बढ़ रही है ना दूरी घट रही है, जितनी थी उतनी है, दैट मींस द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। वेरी गुड। उसके बाद सार्थक ने बताया, पार्थ ने बताया, एंजल ने बताया, बनवा ने बताया, वेरी गुड। और अगर ये ग्राफ इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, 2 चीजों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, और वो भी एकदम प्रॉपर तरीके से, है ना, एकदम नॉर्मल यूनिफॉर्म तरीके से, तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। हम इसे क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। जबकि अगर यही ग्राफ आपका जो है कभी ऊपर जाता है तो कभी सीधा हो जाता है, फिर कभी ऊपर जाता है, फिर कभी सीधा हो जाता है, फिर कभी ऊपर जाता है, ये क्या होगा? दैट मीन्स इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। याद रखिएगा, इस ग्राफ को नीचे मत लेकर चले आइएगा, मतलब मैं गलत बनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, मैं गलत बनाने जा रहा हूं। मैंने कहा ये मत बना दीजिएगा कि आपने ग्राफ एक बार ऊपर उठाया, एक बार नीचे ले आए, नीचे नहीं आएगा, ग्राफ पीछे नहीं आएगा, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। ग्राफ नीचे नहीं आएगा, ग्राफ पीछे नहीं आएगा। क्यों नीचे आया? तो मतलब क्या है? डिस्टेंस घटी, वो भी संभव नहीं है, मैंने आपको बताया डिस्टेंस घट नहीं सकती। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस तो भाई जितना लंबा आप कवर करता चले जाओगे उतनी बढ़ती चली जाएगी, समझ गए ना। और भाई आपकी जो गाड़ी है, जो बाइक आप चला रहे हो, बाइक में आपने देखा जो डिस्टेंस आपके द्वारा कवर किया गया जो पाथ है वो घटेगा थोड़े कभी भी, समझ रहे हो। तो ग्राफ नीचे मत लेकर आना, ग्राफ ऊपर ही लेकर जाओगे। दूसरी बात, ग्राफ को पीछे मत लेकर आना, क्योंकि सर टाइम जो है वो टाइम कभी घटना नहीं शुरू हो जाएगा कि चलो 1 घंटे से आधा घंटा हो गया, आधे घंटे से 15 मिनट हो गया, ऐसा नहीं होगा, समझ गए ना। ठीक है, तो इसको मत करना। फिर अगर आपने वेलोसिटी में आपने देखा, वेलोसिटी में आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, माने सर वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना घट रही है,
ना वेलोसिटी बढ़ रही है ना घट रही है, देन दिस ग्राफ विल बी रिप्रेजेंटिंग एज यूनिफॉर्म मोशन। तब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा ये ग्राफ? यूनिफॉर्म मोशन। और मान लीजिए दिस ग्राफ इज इंक्रीजिंग स्टेप बाय स्टेप। अब आप ध्यान से देखो, ये ग्राफ नॉर्मल तरीके से बढ़ रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, वेलोसिटी में परिवर्तन आ रहा है, तो हम उसी को क्या कहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं हम उसे? एक्सेलरेशन। और क्योंकि यह ग्राफ प्रॉपरली ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो हम इसे कहेंगे क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है ना? पर यहां पर देखो, वेलोसिटी कहीं पर बढ़ रही है तो कहीं घट रही है, कहीं बढ़ रही है, कहीं घट रही है, कहीं बढ़ रही है, कहीं घट रही है। दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है? क्लियर है? ये बातें समझ में आ गई? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अंडरस्टूड? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्लियर है? बढ़िया है, 100% समझ में आ गया। ऑल राइट, चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद अगर आपको ये तीनों ग्राफ आपको क्लियरली समझ में आ गए हैं, तीन ऊपर के, तीन नीचे के, अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस। हम आपको इक्वेशंस ऑफ मोशंस बताएंगे। चलिए, तो हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस है, हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। चलिए, अब हम उन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट, तो चलिए, किसी को पता है वो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या क्या है? अगर किसी को पता है तो चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, मैंने आपको बताया स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड क्या लिखा है? एसटी। स्पीड टाइम ग्राफ में कर्व डाउन क्यों नहीं हो सकता? मैंने आपको बताया जो डिस्टेंस है वो घट नहीं सकती ना, समझ गया ना? जो लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड है वो लेंथ ऑफ पाथ कभी घटेगा थोड़े ना। आपकी बाइक में जो मीटर लगा हुआ वो आगे की तरफ बढ़ेगा, पीछे की तरफ थोड़े जाएगा। समझ में आ गई ना आपको मेरी बात? ठीक है ना? तो आपको मीटर वो आगे की ही तरफ बढ़ेगा। चलिए, ओके, वेरी गुड। प्रभा ने जवाब दिया, ओजस्वी ने जवाब दिया है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ओके, अगर आपके पेरेंट्स का नाम है प्रभा शर्मा, तो आई एम सो सॉरी, प्लीज बेटा अपना नाम बता दो ताकि मैं आपको आपके नाम से बुलाऊं, क्योंकि प्रभा नाम की कोई बच्ची या मैं स्टूडेंट नहीं जानता हूं जो मेरे टच में है। प्लीज डू मेंशन। ऑलराइट, जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट तो बेटा डिस्प्लेसमेंट जो है वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, उसमें चलेगा। ठीक है ना? ओके, दिस इज सुप्रिया। ऑल राइट, ओके सुप्रिया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहां से। अब हम यहां पर डिराइव करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस को। अब हम क्या डिराइव करने वाले हैं? अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को। इक्वेशन ऑफ मोशन, कितने टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं? सर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर देयर। कौन सा? पहला v is equal to u plus at, दूसरा क्या है? s is equal to ut plus half at square, और तीसरा क्या है? v square is equal to u square plus 2as is equal to u square plus 2as। अब आइए जरा इस पे ध्यान दिया जाए। यहां पर आपने एक ग्राफ को कंसिडर कर लेना है। यहां पर हमारे पास एक ग्राफ हमने कंसिडर कर लिया। याद रखिएगा, कभी भी ग्राफ में लिखने के पहले, कभी भी ग्राफ की इन सारी चीजों को डिराइव करने के पहले आपको पहला काम ये करना होगा, लिखना होगा एजम्पशन। क्या लिखना होगा? एजम्पशन। ये क्या लिखोगे? लेट अस कंसीडर अ बॉडी of mass small m moving with initial velocity acquires the final velocity v and covers a displacement s in the time interval t। अब जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये जो स्लोप है, ये जो ग्राफ का ये जो स्लोप है, स्लोप आप समझ रहे, जो ढाल है, ये ढाल क्या रिप्रेजेंट करती है? दिस स्लोप इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन एक्सेलरेशन। It is representing change in velocity. It is representing change in velocity. So to find change in velocity, स्लोप को निकालने के लिए आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओगे। क्या लगाओगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दोगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ध्यान से देखिएगा, बेस। तो बेस में ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? जब ये पूरी वैल्यू v है, इतनी वैल्यू u है, ये बची हुई दूरी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी v माइनस यू। क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
पूरी ऊपर से नीचे तक की दूरी v है और ये यहां से यहां तक की दूरी u है, इतनी बची हुई दूरी हो जाएगी v माइनस यू। यहां पर आपने पुट कर देना है v माइनस यू डिवाइडेड बाय बेस में आपने क्या पुट कर दिया t, ये हो गया t। तो आपने a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, t को आपने इधर ट्रांसफर कर दिया, ये हो गया at बराबर v माइनस यू। आपने माइनस यू को इधर ट्रांसफर कर दिया, ये हो गया u प्लस at बराबर v। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने निकाल दिया। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे पता करोगे? डिस्प्लेसमेंट विल बी शोन बाय द एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ। एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ, एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ, ग्राफ के द्वारा कवर किया गया एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ। अब देखो यहां पर, देखो आपको दो यहां पर शेप्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा, दूसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये दो आपको यहां पर शेप्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, दो शेप्स आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, आप जानते हो सर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जरा इस रेक्टेंगल को जरा आप पकड़िए, इस रेक्टेंगल को आप पकड़िए, यहां पर लेंथ हो गई u, ब्रेड्थ हो गई t, तो लेंथ हो गई u, ब्रेड्थ हो गई t, तो ये हो गया ut। डिस्प्लेसमेंट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, s से, किससे, s से। अच्छा, इंटू हाफ इंटू बेस क्या रह गया, बेस की वैल्यू क्या आएगी, बेस की वैल्यू क्या आएगी, t हो गई, बेस की वैल्यू t हो गई। हाइट क्या है आपके पास, हाइट क्या है आपके पास, ये इस ट्रायंगल की हाइट क्या है, v माइनस यू है, क्या है, v माइनस यू है, ये आपने यहां पर पुट कर दिया v माइनस यू। अच्छा, अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, सिंस अभी आपको मैंने ये चीज पढ़ाया है, ध्यान से देखो, सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी मैंने आपको पढ़ाया है। तो अगर आप u को इधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू बराबर एटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v माइनस यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एटी आ जाएगी। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ t इंटू एटी, ये हो गया आपके पास t इंटू एटी। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, ठीक है, ऑलराइट, ओके। फिर हम आएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो चलिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको कैसे निकालना है, अगेन कॉन्सेप्ट वही लगेगा, क्या, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट बराबर एरिया कवर्ड बाय ग्राफ, क्या, एरिया कवर्ड बाय ग्राफ, एरिया कवर्ड बाय ग्राफ। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगेन सर वो जो शेप आपको दिख रहा होगा वहां पर, वो आपको ट्रापेजियम है, दरअसल ये ट्रापेजियम है। ध्यान से देखिए, अगर आप इसे घुमा दीजिए, तो ये आपको कुछ ऐसा शेप आपको दिखाई देगा। आपने इसे ट्रापेजियम नाम से आपने पहले से पढ़ रखा है। इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम, एरिया ऑफ ट्रापेजियम ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या होता है, सम ऑफ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, देखो सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहां पर पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये थी u, ये थी v, मतलब ये है u, ये है v, इनके बीच की दूरी क्या थी, t थी, ये क्या थी, t थी, ये ऊंचाई क्या है आपके पास, t है। समझ रहे हो ना, इसको मैंने घुमा दिया इधर, ये मैंने घुमा दिया इधर, क्लियर। तो ये आपके पास हो गया क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स माने u प्लस v इंटू हाइट, हाइट माने t। यहां पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया s, यहां पर भी आ गया s, यहां पर s। तो चलिए यहां पर आपके पास देखिए, अगेन सिंस एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो अगर सर टाइम को इधर शिफ्ट कर दीजिए, a को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, टाइम बराबर v माइनस यू अपॉन ए। तो टाइम की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए, टाइम की वैल्यू उठाकर यहां से यहां पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ इंटू v प्लस यू इंटू v माइनस यू अपॉन ए, ध्यान से देखो, अब ये a प्लस बी, a माइनस बी, क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए, हो गया 2a को आपने इधर भेज दिया, ये हो गया 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आप माइनस यू को आप इधर भेज दो, ये हो गया यू स्क्वायर प्लस 2as बराबर वी स्क्वायर। ये आपका आ गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपके तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन निकल गए, ठीक है, ऑलराइट, क्लियर है, ये आपके तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन निकल गए। और इसके बाद इस चैप्टर में आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल लगाने हैं
और इस चैप्टर में फिर एक चीज और बचती है जिसे हम कहते हैं बेटा क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं हम उसको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ध्यान से समझिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा इस चीज को जरा समझिएगा, कभी भी कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, जब भी कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, तो याद रखिएगा उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, हम उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और दूसरी बात, एक चीज आपको मैं और यहां से बता दूं, सेंट्रीपिटल फोर्स आप देखोगे यहां पर हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन बार बार बदलती रहती है, डायरेक्शन बार बार बदलती रहती है। और डायरेक्शन के बार बार बदलने की वजह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की दिशा बदलने की वजह से हेयर वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली, वेलोसिटी चेंजेस continuously because of change in direction, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन में बार बार चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। देयरफॉर इसीलिए हम क्या कहेंगे, भले कि यहां स्पीड कांस्टेंट रहे, देयरफॉर क्योंकि यूनिफॉर्म था, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, माने यहां पर स्पीड की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट ओवर हियर, बट क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार बदल रही है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन, इसीलिए इसे एक्सेलरेटेड मोशन के नाम से जाना जाता है। क्लियर बात, समझ में आ गई, ओके बात। तो ये यहां पर आपका बेटा चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर 1 घंटे में पूरा का पूरा वन शॉट रिवीजन मैंने आपको करा दिया। 1 घंटे में आपको मैंने पूरा का पूरा चैप्टर समझा दिया, करवा दिया, और दिस इज डन, हियर इज द एंड ऑफ द चैप्टर। ये मैंने आपको पूरा चैप्टर कवर अप करा दिया है, ठीक है ना। अगर आपको ये चीजें पहले से आती थी तो अगर आप इंटू 2 की स्पीड से भी अगर आप दोबारा इसे देख लेते हो तो सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी, आपको सब कुछ रिकॉल हो जाएगा, सर ने कहा क्या कैसे किया है। ऑलराइट, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, आपने आज से बहुत कुछ सीखा हो, और ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑलराइट, दिस वाज एन इनिशिएटिव बाय श्री राम इंस्टीट्यूट, और मैं हूं आशुतोष पांडे। यदि आप मेरे साथ अपनी एकेडमिक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर 7607817234। यह हमारे इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल नंबर है, आप इससे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके एकेडमिक्स में आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूं, आप जब चाहें हमसे एकेडमिक्स में हेल्प ले सकते हैं। ऑलराइट, दिस इज द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ श्री राम इंस्टीट्यूट। ऑलराइट, एंड दिस इज मी आशुतोष पांडे। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, और फिर आपसे मुलाकात होगी अपनी फिर किसी मास्टर क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय एवरीवन, टाटा।